हेलो स्टूडेंट्स। पाठ मेरे संग की औरतें, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि लेखिका मृदुला गर्ग अपनी बहनों के लेखन कार्य से हमें परिचित करवाती हैं कि उनकी सबसे छोटी बहन पहले अंग्रेजी में लिखती थी तो उनका भाई हिंदी में लिखता था। अपनी बहन रेणु के बारे में बताती है कि वो बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी का मन रखने के लिए उसने बीए कर लिया। उनकी बहन रेणु स्वयं को कम तथा दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी और उसके अपने अंक कम आते और उनसे पढ़ने वालों के अंक अधिक आते थे। वह इतनी दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की थी। हालांकि उस लड़के तक को पता नहीं था कि वह क्या सोचती है। तो सबसे छोटी बहन अंचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और उसने पिताजी की पसंद से शादी की और बाद में उसने भी लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो अब वह आगे बता रही है अपनी ही बहनों के सब बहनों के बारे में कि एक बात हम में एक सी रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की तो उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। अर्थात अपने घर को टूटने नहीं दिया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अर्थात अपना जो भी कार्य करना हो वह उसी घर में रहते हुए किया जाए। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते, यानी अलग अलग बैठने के जो स्थान निश्चित होते उनमें बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी, यानी यहाँ जो भी चल रहा था उसके सामने उन्होंने हार नहीं मानी कि यहाँ मर्द और औरतों का कार्य अलग अलग निश्चित होता है। तो साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। उन्होंने भी उन सब महिलाओं को तैयार कर लिया सबके साथ मिलकर काम करने के लिए। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब लेखिका को तलाश थी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। यानी कि लेखिका ने किसी एक दूसरे स्कूल में एक अपनी विनती की कि उनका जो स्कूल है वह सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उनके यहाँ भी एक छोटा स्कूल खोल देना चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार यानी आग्रह या उनकी विनती कि आप यहाँ अपना विद्यालय खोलें। उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यानी कि स्कूल खोलने वाले जो थे उन्होंने लेखिका से यह शर्त रखी कि हमारा स्कूल अगले 100 सालों तक चलता रहे, ऐसा आप हमें यकीन दिलवाओ। तो मुझे गुस्सा आ गया, यानी लेखिका को बड़ा गुस्सा आया कि इतने आगे की बात वह कैसे बता सकती है। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 बरस तक चलेगा। तो स्कूल तो क्या, वह किसी व्यक्ति के बारे में भी ऐसा नहीं कह सकती थी। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। यानी कि जिनका स्कूल था उन्होंने सच बात ही कही थी कि आप अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हैं, आपका स्कूल दूर पड़ता है, तो ये समस्या आपकी है, हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है। उनका तो स्कूल चल रहा था। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, अर्थात वे हमेशा पिताजी की बात मानती आई थी, इसलिए यहाँ भी उन्होंने अपनी सहमति जता दी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद
अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। तो ऐसा दृढ़ निश्चय लेखिका ने कर लिया था। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। यानी कि जो वर्किंग मैन थे वहां मेहनत करने वाले वो तो थे ही, अब खिसके लोगों से मतलब यहाँ लेखिका का ये है कि जो लीक से हटकर चलते हैं, और ऐसे लोगों से सामना लेखिका का प्रारंभ से ही होता आया है जो अपनी परंपरा से कुछ हटकर कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद भी उसे मिली और उसका यह व्रत पूरा हुआ। व्रत क्या था कि एक नया स्कूल खोलना। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ख्यात यानी दूसरे प्रसिद्ध स्कूलों में आगे जाकर बड़े स्कूलों में पढ़ पाए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। यानी कि उनकी जिद जो कि लेखन में जाकर भी बनी रही, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। अर्थात वह उनसे कुछ और ज्यादा जिद्दी थी, इसलिए वह उनसे मुकाबला कर नहीं सकती थी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। अब वह एक और घटना बता रही है अपने जीवन की कि 1950 के अंतिम समय जब चल रहा था तो उस रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों या छोटे नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तलों से यानी कि फर्स्ट फ्लोर से फाइलें पानी में तैर आई थी। इतना अधिक नीचे की ओर भी पानी भर गया था। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल अर्थात कोई मुनासिब या अच्छा सा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा था। अर्थात फोन भी उस समय सब जगह के खराब थे। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। अर्थात वह उसकी जिद बता रही है बचपन की फिर एक घटना याद करके कि उनकी बहन जो रेणु थी वह कितनी जिद्दी थी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। यानी अच्छा यह था कि उसे बारिश में नहीं चलना पड़ा था। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, यानी आश्चर्यचकित रह गया कि ये इतनी बारिश में जब पता है स्कूल सब बंद है तो ये यहाँ क्यों आई है। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, अर्थात कोई दुख नहीं था कि वह इतना पैदल चलकर आई और उसे स्कूल बंद मिला। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। अर्थात वह इतनी जिद्दी थी कि किसी की बात को अपने सामने लाना भी नहीं चाहती थी। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। अर्थात लेखिका अपनी बहन की वह घटना याद करके बता रही है कि उसके आगे मेरी जिद तो कुछ भी नहीं थी। तो सबसे ज्यादा जिद्दीपन लेखन में हुआ, लेखन से भी ज्यादा खुद के लिए जिद की, और वह भी सामान्य से हटकर। उसकी छोटी बहन इतनी जिद्दी निकली कि वह उसकी जैसी जिद्दी कभी नहीं बन सकी। और अकेलेपन से यहाँ मतलब है कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। उस समय ऐसा समय होता है कि जब व्यक्ति खुद के साथ अधिक होता है, खुद में ही व्यस्त रहता है, उसे दूसरों किसी का ध्यान ही नहीं रहता।